नमस्कार। डीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इंदौर नगर निगम चुनाव के नाम वापसी के बाद जो सूरत हाल सामने आया है वो ये बता रहा है कि दोनों दल बगावत से अछूते नहीं हैं। अनेक वार्डों में बागियों ने खम ठोक रखा है, हुंकार भर रहे हैं और अधिकृत प्रत्याशियों के लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों पार्टी के 13 ऐसे गंभीर बागी प्रत्याशी हैं जो चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। भाजपा, जिसके अनुशासन की बड़ी चर्चा होती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लोहा अनुशासन वाली पार्टी है, उसमें भी अब लोकतंत्र दिखाई देने लगा है और 13 बड़े नेताओं ने बगावत करके चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस में तो खुला खाता है। इस खुले खाते का फायदा उठाते हुए वहां भी कम से कम 13 सीरियस असंतुष्ट चुनाव लड़ रहे हैं और इन सब उम्मीदवारों ने, बागियों ने अधिकृत प्रत्याशियों की नाक में दम कर रखा है। हालांकि कोशिशें जारी हैं। अभी भी दोनों दल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नाम वापस नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आप घोषणा कर दो कि आप समर्थन में हो और बैठ गए हो। वीडियो जारी करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन बागी हैं कि मान नहीं रहे, लगे हुए हैं कि चुनाव लड़के रहेंगे। और क्यों ना करें, बहुत लंबे समय बाद नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। बरसों से जो लोग इस उम्मीद में थे कि कभी उन्हें पार्टी टिकट देगी, उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जिन लोगों की दाढ़ में खून लग गया था, उनके टिकट कटने के बाद वे भी खम ठोक कर खड़े हो गए हैं। मोटे तौर पर अगर मैं आपको सूची बताऊं तो भाजपा की जो बागी हैं, वार्ड 11 से मांगीलाल रेडवाल, वार्ड 51 से कमल यादव, वार्ड 54 से राकेश गोयल, वार्ड 52 से तुलसी प्रजापत, वार्ड 64 से किशोर मीणा, वार्ड 36 से जीवन पंचोली, वार्ड 80 से हेमंत तिवारी, वार्ड 53 से शेख असलम, वार्ड 33 से माया दाऊ भट्ट, वार्ड 83 से जगदीश सोलंकी, वार्ड 57 से दिवाकर, वार्ड 12 से रमन केरो और श्रीमती पंकज जाटव। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बागियों की अगर बात की जाए तो वार्ड 51 से संतोष यादव, 26 से विकास जाटवा, वार्ड 2 से श्रीमती फातिमा रफीक खान, वार्ड 8 से सरवर खान, जमीला उस्मान पटेल, श्रीमती वाहिद अली, जय वर्मा, ये सज्जन वर्मा के भतीजे हैं, धनराज घाटे, रविकांत मिश्रा वार्ड 85 से, कामनी वर्मा वार्ड 30 से, रोहिता शर्मा वार्ड 31 से, शमा जैन वार्ड 55 से, संजय शुक्ला वार्ड 81 से। ये बागियों की सूची है। ये कितना समीकरण बिगाड़ेंगे, कितनी चुनावी संभावनाओं में पलीता लगाएंगे, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण पटेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम और वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले। आप तीनों का स्वागत है। नारायण भाई, आपकी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है और आपने बहुत कोशिश भी की, चेतावनी भी दी गौरव नंदीवे ने कि निकाल देंगे, 6 साल के लिए बाहर कर देंगे। फिर भी ये लोग डरे नहीं। कहीं कोशिशों में कमी रह गई या पार्टी सच में बदल रही है? नहीं, न तो कोशिश में कमी रही, न पार्टी बदल रही है। पार्टी अपनी विचारधारा पर अडिग है और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है। हमारी पार्टी ने सबसे संवाद किया और अधिकतर जो निर्दलीय फार्म जिनने भरे थे उन्हें उठा लिए हैं और वापस ले लिए। लेकिन कुछ नेताओं ने हमें अभी भी अड़े हुए हैं, उनसे भी संवाद किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो अभी भी बैठ जाएं, और नहीं होगा तो पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी और उनके विरोध में जो पार्टी संविधान में नियम है उसके मैंने जो कहा ना, पार्टी बदल रही। पहले जिस पार्टी की ख्याति थी कि कार्यकर्ता ही एक दूसरे का नाम बढ़ा दिया करते थे। कभी एल्डरमैन के लिए किसी वरिष्ठ नेता का नाम आया तो उसने कहा नहीं, मेरे बजाय इनका हक बनता है, इनको एल्डरमैन बनाइए। इस तरह का त्याग एक दूसरे के प्रति होता था। महापौर बनने की बात आई तो लालचंद जी ने कहा कि धारकर जी मुझसे वरिष्ठ है, उनको बनाना चाहिए। तो क्या वो पार्टी अब नहीं रही? अब मारा मारी ज़्यादा है, एक पार्षद के लिए ही जो है बगावत हो जाती है। निश्चित आपसे प्रश्न के में ही लोकतंत्र वाली बात आपने कही कि लोकतंत्र ज़्यादा आ गया भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए क्योंकि पार्टी बड़ी हो गई है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। इसमें कई कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हमें भी दायित्व मिले, हम भी सेवा कार्य करें और हमें भी पार्षद बनने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन सब प्राप्त नहीं कर सकते। कोई एक वार्ड से जीत सकता है या लड़ सकता है। जितनी बड़ी पार्टी उतनी बड़ी सिरफटौल और सबको मेवा खाने की आदत। लेकिन कांग्रेस में तो ये बहुत आम रहा है, यहाँ तो बहुत ही खुला खाता रहा जैसा कि मैंने कहा। लेकिन इस बार भी जबकि कहा जा रहा था कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कम से कम 13 बागी हो गए,
इस महीने में अच्छे संकेत है संतोष सिंह जी आपके लिए कि आपकी पार्टी में इतने बुरे वक्त में, जब पिछले 20-22 साल से आपको चुनाव नहीं जीत पाए हैं इंदौर में, आपकी पार्टी में भी लोग लड़ना चाहते हैं और नई टिकट मिले तो बगावत करके लड़ना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये सपना कि वो कांग्रेस मुक्त भारत देखेगी, ये तो कभी पूरा हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी पहले भी लोकप्रिय थी, अभी भी लोकप्रिय है। हाँ, जरूर उसका खराब दौर बीच में आया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, वो समय कभी नहीं आएगा इंदौर में। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं में से जो निर्दलीय खड़े हो गए हैं, उनसे भी कांग्रेस पार्टी बात कर रही है कि वह समर्थन की घोषणा कर दें अधिकृत प्रत्याशियों को। लेकिन फिर भी यदि कोई प्रत्याशी अधिकृत रूप से चुनाव प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ेगा तो उसको पार्टी अनुशासन के दायरे में लाएगी और अनुशासन कार्रवाई करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जो फूट है वो इस बार अलग तरीके की है। सत्ता की चाशनी सबने चख रखी, और जैसा कि आपने कहा कि उनकी दाढ़ में खून लगा हुआ था, तो दाढ़ में खून लगे ऐसे बहुत से प्रत्याशी हैं जो कि नगर निगम में कई तरह के उनका संरक्षण रहा भ्रष्टाचारियों को, और उसके बाद में वो बड़े सफल पार्षद के रूप में गिने जाते थे। सफल का उनका काम ये था कि उन्होंने काम कराए थे, लेकिन भ्रष्टाचार का भी उतना ही बड़ा मादा था। तो वो ये भी एक मुद्दा था। दूसरा, काफी जन चर्चा में ये बात आ रही है कि जो इनकी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने ही अपनी भविष्य की विधानसभा की दावेदारी को देखते हुए कुछ पार्षदों के टिकट कटवा दिए, विधानसभा 5 में खास करके। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो सिर्फ उटव्वल वो इस बार बहुत ज्यादा है, और कांग्रेस की जो आप अपनी सिर्फ उटव्वल से परेशान हैं या कांग्रेस भाजपा की सिर्फ उटव्वल से खुश हैं? प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी में तो ऐतिहासिक इस बार चुनाव होगा, क्योंकि संजय शुक्ला के नाम पर जो व्यापक एकता दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी 13 बागियों की बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, क्योंकि केवल 13 बागी अगर कांग्रेस में है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसके पहले तो काफी आपने देखा फ्री फॉर ऑल तक हुआ है कांग्रेस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानती थी कि हम अनुशासन के मामले में बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार जो समस्याएं हैं, कांग्रेस के पास उतनी समस्या नहीं है, और कांग्रेस के जितने निर्दलीय लड़ रहे हैं ये भी बैठ जाएंगे। आपको इस बात से चिंता नहीं कि अपनी एक आंख फूट गई, आपको इस बात का खुशी है कि सामने वाले का शकुन हो गया? नहीं प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूं कि अपेक्षाकृत हमारा डैमेज कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का डैमेज ज्यादा हुआ है, और हमारे पास डैमेज जो हुआ है उसको भी हम इसलिए साध लेंगे क्योंकि अधिकतर कार्यकर्ता हमारे संजय शुक्ला के नाम पर एकमत है, और मुझे लगता है वो अपना समर्थन अधिकृत प्रत्याशी को दे दें। जय श्री जी, आपको थोड़ा देर से मैं मौका दे रहा हूं, लेकिन इस पूरे अगर सिनेरियो को आप देखें तो क्या बगावत का कारण क्या समझ में आ रहा है दोनों पार्टियों? अगर मैं आपसे चाहूं कि सोशियो पॉलिटिकल आप विश्लेषण करें कि क्यों लोग, जैसे भाजपा में 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी पार्षद थी पिछली बार लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो वो खड़े हो गए, जैसे राकेश गोयल हैं, तुलसी प्रजापत हैं, जीवन पंचोली हैं, मांगीलाल रेडवाल हैं, कभी संतुष्ट ही नहीं होते, कितना ही दे दो। कुछ कांग्रेस में ऐसे हैं जो अनुशासन को मानते ही नहीं है और बगावत कर जाते। क्या इसका सामाजिक राजनीतिक समीकरण है? देखिए, पॉलिटिकली देखें तो साफ साफ दिखता है कि राजनीति में कल कुछ नहीं होता है, जो हासिल करना है वो आज है। उस आज के दम पर फिर तमाम जो लोग, और दूसरा देखिए, ये वार्ड का जो चुनाव है ये बहुत छोटा चुनाव है अपने आप में, और अगर वो उम्मीदवार अगर सोचता है कि उसका जीवन संपर्क है सबके साथ में, उसका डायरेक्ट इतने सालों का उसका राजनीतिक कद है वहाँ पर, और वो लोगों के साथ खड़ा रहता है, लोगों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, और अगर उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है या किसी और को दिया है तो उसका हक बनता है, वो सोचता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और हम वो दूसरे नज़रिए से भी देखिए, क्या ये समय नहीं आ गया है सभी राजनीतिक दलों के लिए कि अल्टीमेटली नगर निगम का चुनाव किस लिए है? कि वो जनता की समस्याओं का समाधान हो सके, उसका वो एक प्रतिनिधित्व करता है। तो हमेशा ही बड़े दलों में ये होगा ही कि असंतुष्ट भी होंगे, किसी टिकट तो एक का है, किसी एक को ही मिलेगा। इस बात पर भी जाना चाहिए कि क्या बगैर दलीय व्यवस्था के ये चुनाव हो सकते हैं, या राजनीति को हटाकर बड़े दलों को भी इस पर एक मंथन या विचार या नया फॉर्मेट या नया तरीका क्या हो सकता है इलेक्शन का। हम कई बार देखते हैं, अब जनता की भी राय भी लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसको टिकट दिया जाता है जनता उससे नाखुश रहती है, पर चूंकि कई बार जनता पार्टी से बंधी हुई है इसलिए उसको वोट करती है। बहुत सारे मतदाताओं की राजनीतिक प्रतिबद्धता रहती है, उसके चलते भी कई लोगों को देना पड़ता है आपको। लेकिन आपको लगता है कि पूरे टाइम अगर, और समस्या क्या है, मतलब मुझे लगता है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बड़ी समस्या नहीं होती, उसके दरवाजे पर कोई आम आदमी नहीं जाता है, आम व्यक्ति नहीं जाता है, लेकिन पार्षद की उसकी हमेशा ज़रूरत होती है। कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, कभी और समस्या है, तमाम चीज़ें हैं जिससे छोटी छोटी चीज़। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आपको जनता को उसकी सहूलियत और सुविधा के अनुसार एक अच्छी व्यवस्था के तहत एक प्रतिनिधि देना है। तो इस पर भी विचार होना चाहिए राजनीतिक
नारायण पटेल साहब, ये जो 13 बागी हैं, सीरियस बागियों की बात कर रहा हूँ, तो छोटे मोटे तो और भी होंगे, क्योंकि आपका उम्मीदवार देर से घोषित हुआ और अभी भी आपका चुनाव खड़ा नहीं हुआ है, जो मुझे समझ पा रहा हूँ, मैंने जो जितना मैं राजनीति को समझता हूँ, भाजपा का चुनाव भी खड़ा नहीं हुआ है, आपके उम्मीदवार की सर्वमान्यता और स्वीकार्यता भी अभी संदिग्ध है, सवालों के घेरे में, पहचान का संकट है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। वो बहुत अच्छे लायर थे और उनकी एक सीमित क्षेत्र था। ऐसे समय में ये 13 बागी कहीं ऐसा तो नहीं कि वार्ड का जापा बिगाड़ते बिगाड़ते महापौर का जापा भी बिगाड़ दें? जो बागी, मुझे जो जानकारी है, मैं कुछ क्षेत्रों में जहां बागी है वहां कुछ कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए भी गया, लेकिन सभी कार्यकर्ता जो बागी हैं वो भी कह रहे हैं कि हम महापौर के चुनाव में महापौर पुष्पमित्र भार्गव को देंगे। वार्ड 54 के बागियों को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की क्या स्थिति? वार्ड 54 हो या वार्ड 80 हो, वार्ड 80 हमारी विधानसभा में, मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की, बोले हमको महापौर के प्रत्याशी के मामले में कोई चिंता नहीं है, हमको जो हमारी विवाद है या हमारा जो पसंद नापसंद का विषय है वो लोकल है। तो महापौर वाले मामले पे तो मैं बिल्कुल इसका ये बीमा है कि महापौर प्रत्याशी हमारा भारतीय जनता पार्टी का भारी बहुमत से जीतेगा और उस पर कोई किसी को विवाद भी नहीं है, किसी की नाराजगी भी नहीं है। जहाँ तक वार्ड पार्षदों का प्रश्न है, यहाँ ये लोकल बॉडी की इलेक्शन है और यहाँ व्यक्तिगत लड़ाई भी कभी कभी हो जाती है, पसंद नापसंद का प्रश्न हो जाता है, चर्चा चल रही है, कोशिश होगी कि एक दो दिन में चर्चा चलेगी, एक दो दिन में ये होगा। और अगर नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा है, दमदारी से चुनाव लड़ रहा है, कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहा है और मतदाता कमल के चुनाव चिन्ह को पहचानता है। पटेल साहब, आप क्या करते हैं, निकाल देते हैं 6 साल के लिए, फिर विधानसभा का चुनाव आता है, फिर ले लेते हैं। मैं 25-50 उदाहरण गिना सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खासियत यह है कि वो विचारधारा नहीं छोड़ता, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए फिर आ जाता है। देवलिया का उदाहरण तो राज लोकतंत्र में ये तो नहीं कह सकते किसी कार्यकर्ता को कि आपको भगा दें। अगर वो काम करने की इच्छा रख के 6 साल बाद अगले चुनाव में आ रहा है तो वो काम कर रहा है। 6 साल 23 में आ जाएगा, वो तो उसको मालूम है कि आप जो निकाल रहे हो 23 में वापस आ जाएगा विधायक की जब टिकट होंगे तब। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर कार्यकर्ता विचारधारा नहीं छोड़ता और पुनः उसकी इच्छा होती कि मैं कार्यकर्ता संगठन का काम करूं तो वो एक अलग विषय है, संगठन उसको काम करने से रोक नहीं सकता और वो अपनी विचारधारा। कांग्रेस में आप कह रहे हैं कि संजय शुक्ला की अपनी लोकप्रियता है, लेकिन महापौर के चुनाव में आपके जितने भी उम्मीदवार पिटे हैं आज तक, चाहे वो अर्चना जायसवाल हो, चाहे वो पंकज संघवी हो या शोभा ओझा हो, आपके वार्ड पार्षद इतने कमजोर उम्मीदवार आते थे कि वो एक टेम्पो ही खड़ा नहीं कर पाते थे, एक चुनाव को माहौल ही नहीं बना पाते थे, वार्ड में ही आप कमजोर रहते थे, इसलिए आपका उनके चक्कर में आपका महापौर पिट जाता था। पंकज संघवी इसलिए पिट गए क्योंकि वो महापौर तो बहुत दमदार थे, वो उम्मीदवारी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा, लेकिन पार्षद बहुत कमजोर थे। तो क्या इस बार जो आपके बागी हैं ये संजय शुक्ला की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को पलीता नहीं लगा देंगे? देखिए, आपने जो बात कही उसमें आपकी बात नहीं, आपकी बात का जवाब है कि संजय जो अपने शोभा ओझा थी वो पंकज संघवी थी। ये कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं आ रहे, ये कमजोर वार्डों की वजह से नहीं आ रहे, ये प्रशासन द्वारा हरवा दिए गए थे, पूरा इंदौर जानता है। और आप भी प्रतीक जी इस बात को जानते होंगे, इंदौर की राजनीति को करीब से देख रहे हैं कि कृष्ण मुरारी मोघे जी के समय और डॉक्टर उमा शशि शर्मा के समय जो कलेक्टर्स थे, तत्कालीन जिलाधीश जो थे, उन्होंने किस प्रकार के फैसले लिए थे, जिसके कारण बिल्ली की बात नहीं है, ये तथ्य है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा चलो उनके हार भी मान ली जाए तो कितना करीबी अंतर था, तो मैं उम्मीदवारों के चयन को उसका आधार नहीं मानता हूँ। और इस बार तो जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है वो बहुत ही शानदार हुआ है और हमारे सभी प्रत्याशी बहुत ही अच्छे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि क्षेत्र क्रमांक 2 जैसे हमारे जो कमजोर क्षेत्र माने जाते थे वहां भी हमारी उल्लेखनीय बढ़त इस बार आपको देखने को मिलेगी। जयश्री जी, दोनों की बात आपने सुनी, आपको क्या लग रहा है ये बागी कुछ बिगाड़ कर पाएंगे महापौर के पद पर? जी, बागियों का गणित तो देखिए क्या सिलसिला होता है, लेकिन जो महापौर वाला जो मामला है जिसमें हम संगठन की बात करें तो ये ज़रूर है कि बीजेपी के साथ बहुत ही एक मजबूत और एक पहचाना चेहरा हो या ना हो, बीजेपी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है। और रहा सवाल बागियों का भी, तो इनके यहाँ डैमेज कंट्रोल करने के भी इनके तरीके इतने ज़बरदस्त हैं, नेटवर्क इतना मजबूत है कि जो बागी होता है उसको कंट्रोल करना या चुनाव लड़ रहा है तो भी कंट्रोल करना इनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। समस्या कांग्रेस के पास है क्योंकि लगातार 20 साल से वो सत्ता से बाहर है, तो नीचे के लेवल से जो ऊपर तक का जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको कई बार बहुत कमज़ोर दिखता है। और कई बार हमको महसूस हुआ है कि कांग्रेस कैंडिडेट की वजह से नहीं हारी, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से कांग्रेस हमेशा चुनाव हारी है। तो इनके लिए समस्या बहुत ज़्यादा है। और रहा सवाल महापौर के दोनों उम्मीदवारों का,
तो निसंदेह संजय शुक्ला एक जाना पहचाना चेहरा जरूर है, लेकिन उनके पास संगठन की जो क्षमता है, जैसे बूथ पर बैठने वाला व्यक्ति, वो नेटवर्क बनाना, नीचे तक आना, और सबसे बड़ी बात कि इनके पास विधायकों की कमी, कांग्रेस के अपने इतने वर्षों से 20 साल की बीजेपी की सत्ता में होने के कारण नीचे तक का जो नेटवर्क है वही बात आ रही है, वो नहीं है कुल मिलाकर। तो एक बड़ी समस्या से हर उम्मीदवार को जूझना पड़ता है। और बीजेपी के लिए अगर जरूर महापौर का प्रत्याशी जो है थोड़ा सा अनजाना सा चेहरा है, लेकिन इनके पास इनकी ताकत, इनकी मजबूती इतनी है। जैसे हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि शंकर ललवानी का जो था कि पूरी स्तर पे वो इंदौर या ग्रामीण क्षेत्रों में इतना जाना पहचाना चेहरा नहीं था, लेकिन उनको दिक्कत नहीं आई क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन उनका चुनाव लड़ता है। ये पटेल साहब, ये कहा जाता था कि संघ के डंडे के आगे सब शांत हो जाते हैं। अब 54 में तो संघ का ही उम्मीदवार है राजेंद्र बसवाल, लेकिन वहां बगावत हो गई। क्या अब संघ का भी खौफ नहीं रहा? नहीं, संघ सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सिर्फ वैचारिक संगठन हमारा मातृ संगठन है, लेकिन संघ का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन अगर राकेश गोयल जी चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि नुकसान कर रहे हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसका नुकसान कर रहे हैं, पार्टी का कि अपना खुद का? खुद का नुकसान भी कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बहुत आगे पहुंच गया है और विगत 4-5 दिनों में उन्होंने लीड कर ली है और निश्चित रूप से बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। और कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेसी भाई साहब ने कहा कि हमारे पास प्रत्याशी मिल गए, इसकी बहुत बड़ी खुशी है। पहले हमको प्रत्याशी नहीं मिलते थे। ये खुशी अगर ये जाहिर कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अगर बगावत देख रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा संभव है इतने बड़े राजनीतिक दल में ये चीज। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने की आदत कितनी मशहूर है और सारी चीजें जो उनको झूठ बोलने की आदत वो सामने सामने दिखाई दे रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे आपने कहा कि मैंने पहले सबसे लोकप्रिय हमको उम्मीदवार नहीं मिलते थे, ऐसे आरोप लगते थे, लेकिन हमारे पास उम्मीदवार हैं और वो बागी हो गए हैं, इसलिए हमारे पास संतोष है। मैंने कहा भाजपा का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिले। दूसरा मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा लोकप्रिय जुमला है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों का कि संघ कभी सीधा हस्तक्षेप नहीं करता है राजनीति में। अरे भाई, संघ तो शुरू से हस्तक्षेप करता है। जब वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया था और इसी शर्त पे छोड़ा था, उनका प्रतिबंध हटाया था कि वो कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन तब से लेकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से लेकर एक वार्ड के पार्षद तक चुनने में संघ का हस्तक्षेप रहता है। और आप कह रहे हैं संघ कभी सीधा हस्तक्षेप नहीं करता। यही सबसे बड़ा झूठ है करने की बहुत बार कोशिश की है। जिसको आप हस्तक्षेप कर रहे हो वो इनकी नजर में एक सलाह मशविरा है। यही तो सबसे बड़ा झूठ है और यही सबसे बड़ा भ्रम फैलाना चाहते हैं जनता के बीच में। लेकिन जनता अब संघ के चेहरे को समझ गई है कि संघ ही वो संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित करता है। आपकी सरकारों ने बहुत बार संघ को खत्म करने की या संघ को निश्चित ही महात्मा गांधी के हत्या के आरोप में, महात्मा गांधी के हत्या के आरोप में जब संघ के लोगों के नाम आए, गांधी के जब संघ के लोगों के नाम आए तो सरदार पटेल का कभी भी संघ का नाम नहीं लिया गया, संघ को आरोप नहीं सिद्ध हुए, कभी भी आरोप सिद्ध नहीं हुए। आप पत्राचार पढ़िए, सरदार पटेल के और गुरु गोलवलकर के पत्राचार पढ़िए, ये बिल्कुल झूठ है और ये कांग्रेस को कई बार जवाब दे चुका है। समझ में आ जाएगा और ये आपको सब। इस मुद्दे पर कांग्रेस कई बार इस झूठ को चला चुकी है और आखिर में मुंह की खाई है। और आज ये जो कांग्रेस की स्थिति है, ये ऐसी झूठे आरोपों के कारण से है। आप सरदार पटेल को झूठा ठहरा रहे हैं, सांस्कृतिक आप सरदार पटेल को झूठा ठहरा रहे हैं, राष्ट्रवाद है। सरदार पटेल को झूठा ठहरा रहे हो। सरदार पटेल ने कभी भी नहीं कहा ये, और ये आरोप हमेशा झूठे साबित हुए हैं और संघ ये झूठ चलाती रही है। आखिरी में अंत में खेत रही कांग्रेस संघ का तिरंगे के प्रति, तिरंगे के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, देश की आजादी के प्रति, संतोष जी आपने विषय को डाइवर्ट कर दिया। संघ का विषय नहीं है। नहीं, अभी संघ की बात करी उन्होंने, संघ कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है। मैं उनके प्रश्न मैंने कहा कि संघ ही तो है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। सांस्कृतिक संगठन है और वो कभी भी राजनीति में सबसे बड़ा झूठ है। ये देश का सबसे बड़ा झूठ है जो सांस्कृतिक संगठन है, वो शुद्ध रूप से एक राजनीतिक संगठन है। नहीं, ये आपकी मान्यता जरूर हो सकती है कि वो राजनीतिक संगठन है, लेकिन संघ जितने ज्यादा विषयों पे और जितने ज्यादा विभागों पर काम करता है, मुझे तो लगता है कि अगर कांग्रेस के पास संघ जैसा कोई संगठन होता और हार्डिकर जी सेवा दल को भी वैसा ही बना पाते जैसा संघ बना है, तो आज शायद कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं हो रही होती। कोशिश की थी सेवा दल बनाकर। देखिए, ऐसा है कि संघ की विचारधारा से हम कभी सहमत नहीं रहे, तो हम आपका अधिकार है, बात है वो आपका अधिकार है, अच्छी बात है। संघ एक मजबूत संगठन बनकर उभरा, लेकिन हम उसकी विचारधारा से कभी सहमत नहीं हो सकते। कांग्रेस की अपनी रीति नीति, अपने सिद्धांत है, कांग्रेस सदा उन पर चलेगी। जयश्री जी, ये संघ से थोड़ा इतर हटके विषय थोड़ा गलत साइड में चला गया। मैं थोड़ा इतर हटके वापिस बागियों की तरफ आना चाहता हूँ कि कई बार ये जो बागी होते हैं, इनको बहुत गंभीरता से आज भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही। नारायण पटेल साहब का जो आत्मविश्वास है वो बता रहा है कि ठीक है,
लेकिन आप देखिए कि एक बार इंदौर में मधुकर वर्मा साहब को महापौर बनवाने में भाजपा के एक बागी का बहुत बड़ा योगदान था उनका, जिन्होंने 2 नंबर से लड़ा घाटे साहब का, और वो बगावत कर गए और पूरी जीती हुई बाजी पलट गई। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बागी जो जिनको भी इतना हल्का समझा जा रहा है, ये हैवी वेट हो जाए। बिल्कुल इसकी संभावना भी दिखती है, ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत बड़ा टास्क रहेगा बीजेपी के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि बीजेपी इतने मजबूती के साथ चुनाव में आगे बढ़ रही है और उसका अपना एक स्ट्रेंथ है, सरकार है, सब कुछ है। तो बागियों का जो मामला रहेगा या बागियों का, और दूसरा देखिए बागी किस लेवल के बागी हैं। लंबे समय से अपने क्षेत्र में एक्टिव बड़े नेता, आपने अभी जिक्र किया उन तमाम लोगों का, एक जाने पहचाने लोग हैं। और जब कोई एक अनजाना सा चेहरा टिकट लेकर आ रहा है तो क्षेत्र की जनता और तमाम लोगों के साथ उसका क्या कनेक्ट है या किस तरह से वो अपने वोट को कल्टीवेट कर पाता है, ये भी एक बड़ा मुश्किल वाला सवाल है। और कई बार ऐसा होता है कि जनता उसी को वोट देना पसंद करती है जो सोचती है कि हम जाकर खड़े रहें तो हमारा काम बन जाएगा, या हम जिसको जानते हैं वो हमारा पार्षद होना चाहिए। अगर इस तरह की बात होती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट है। पटेल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संतोष जी ने उस विषय को छुआ था, मुझे लगता है वो सही विषय था, कि बहुत सारे विधायकों से नाराज होकर लोग बागी हुए हैं। जैसे दिलीप शर्मा का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मेरा विरोध और मेरा नुकसान एक व्यक्ति ने किया है, पार्टी ने नहीं किया। उनका इशारा महेंद्र हाडिया की तरफ था। संतोष जी भी 5 नंबर की बात कर रहे थे। जो विधायक पद के दावेदार दिखाई दिए, विधायकों ने बहुत कोशिश की कि इनका नाम ही कट जाए। जैसे टीनू जैन का नाम कट गया, जैसे दिलीप शर्मा का नाम कट गया, जैसे अजय सिंह नरूका का नाम कट गया। जिसने विधायक का सपना देखा उसको विधायक ने उसका नाम कटवा दिया। तो क्या विधायकों को इन पार्षदों से डर होता है? क्योंकि यही पार्षद लोग बाद में विधायक बनते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, गोपी कृष्ण नीमा, ये सब पहले पार्षद ही तो थे। तो क्या ये एक भी बड़ा कारण है भाजपा में बगावत का? विधायकों के प्रति बगावत ही है? नहीं, सिर्फ विधायकों की चयन समिति में पूरी चयन समिति थी और उसमें सिर्फ विधायक नहीं होते थे, वो सभी पूरे संपूर्ण नेता जितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे सब चयन समिति में थे। और विधायक, अकेले विधायक के पसंद नापसंद का प्रश्न नहीं होता, पार्टी का एक सिस्टम है टिकट देने का, उस सिस्टम से टिकट दिया। और इसमें ये बात दिलीप शर्मा जी का जो बात आपने पर्टिकुलर बात दिलीप शर्मा जी करी, दिलीप शर्मा जी के मेरे पास अभी वो प्रचार कर रहे हैं और वही महेंद्र हाडिया जी और दोनों के चित्र हैं और दोनों के पक्ष में हम वो अपील कर रहे हैं उस उम्मीदवार को कहा कि मैं पार्टी का काम करूंगा। उन्होंने कहा पार्टी का काम करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा नुकसान व्यक्ति ने किया है, पार्टी ने नहीं किया। नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका छपा है, अखबारों में छपा। लेकिन वो आज महेंद्र हाडिया जी के साथ फोटो डालकर वो प्रचारित कर रहे हैं और वो उनके वार्ड में काम कर रहे हैं। पटेल साहब, आप जो बात कर रहे हो तकनीकी बात कर रहे हो कि विधायक अकेला उस समिति में नहीं था। उस समय में तो खरगोन बड़वानी के सांसद महोदय भी थे, गजेंद्र पटेल साहब। लेकिन चली किसकी है? चली तो विधायकों की है। अपने विधायकों ने अपनी गैंग बना रखी थी। सब विधायकों ने उस गैंग के उन्होंने अली बाबा 40 चोर वाले टाइप के हिसाब से स्टाइल में निकाल के दे दिया उन्होंने। मैं ऐसा नहीं समझता कि सिर्फ विधायक की चली, सब समन्वय करके चुनाव में टिकट का वितरण हुआ है और सभी नेताओं के समर्थन। अगर आप देखें तो ये संगठन के व्यक्ति है, हमारे यहाँ व्यक्ति का समझ में आता है कि विधायक ने जिनको समर्थकों को बचाना था उनको बचा लिया, जिनको कटवाना था उनको कटवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। संगठन के ही लोग हैं, कोई विधायकों के व्यक्ति नहीं होते, सब संगठन के लोग हैं। सब संगठन के बारे में जो एक चर्चा है वो केवल विधायक तक सीमित नहीं है, वो अगला संभावित विधायक मानकर जो चल रहे हैं इनके नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, उनको लेकर भी बात आ रही है कि जो अगले संभावित उम्मीदवार और हो सकते थे उनकी उन्होंने राजनीति खत्म कर दी। उनके बहुत सारे जी, दिलीप शर्मा जी, इन लोगों का नहीं ऐसी चर्चा। हमारे कांग्रेस के मित्र भविष्य वक्ता भी हो गए कि कौन कहां से टिकट, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट बांटने लग गए कि कौन कहां से चुना। भाजपा के कार्यकर्ता कोई ऐसी चर्चा नहीं है। गौरव रणदीवे के बहुत ज्यादा समर्थकों को टिकट नहीं मिला है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने संभावितों के नाम कटवा दिए, ये कह रहा हूं मैं। पर ऐसा तो आप क्या हुआ? हमारे बताइए ना, कौन आपके यहाँ भी हुआ कि आपके यहाँ भी जीतू पटवारी बहुत सारे वार्डों में और बहुत सारे दूसरे विधानसभा में जो राहु से उम्मीदवार हो सकता था उसका टिकट कटवा दिया गया। बहुत सारे मैं जिनके नाम गिना रहा हूँ और बाकी के कैंडिडेट्स में बहुत अंतर है। मैं 5 नंबर में आपको प्रतिष्ठित नाम गिना रहा हूँ, अजय सिंह नरूका जैसे लोगों का, दिलीप शर्मा जैसे लोगों का, जो 5 नंबर के संभावित दावेदार हो सकते थे, लेकिन उनके नाम कटवा दिए गए। जयश्री जी, आखिरी टिप्पणी में आपसे चाहता हूं, कार्यक्रम का समय हो रहा है। चूंकि नगर निगम का चुनाव है तो मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि हम शहर के डेवलपमेंट पर बात करें और दोनों ही दल और दोनों ही प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है तो वो उस पर बात हो। शहर की जो फिज़ा है, जो स्मार्ट इंदौर, नंबर 1 इंदौर, क्लीन इंदौर, और शहर की जनता के साथ जो एक
जो तमाम पर चीजों कांग्रेस से बता रही है कि 2 इंच पानी गिरने में शहर जो है हाँ, वो मतलब- गांव बन जाता है। जी हाँ, मैंने कल तो शेयर ये किया जो मीडिया ये से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्तर हम देख रहे हैं, हर जगह सड़कें खुदी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही दलों को जो है वो बेसिकली मुद्दों पर आना चाहिए और जनता के साथ खड़े होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं इनक्रोचमेंट में लोगों को हटाया जा रहा है, 20 सिटी में से लोग बाहर हो रहे हैं, तो जो एक बड़ा अलग किस्म का जो हमें शहर दिखाई देता है, जहाँ पे आम गरीब जनता की आवाज़ कहीं दबी हुई सी दिखती पीली है। गैंग का आतंक रहा तो नगर निगम का। मुझे लग रहा है कि दोनों ही दल अगर इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, इस पर बात करें और उसको चुनाव को आगे ले जाएं तो बेहतर होगा। देश में अनेक चुनाव हुए, उन चुनाव में डबल इंजन की सरकार की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ परिषद है और विगत कई सालों से है, आने वाले समय में होगी और डबल इंजन की नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी। और ये जो छोटी मोटी समस्याएं बच गई है, इनको भी शार्ट आउट किया जाएगा। लेकिन शहर का जिस गति से विकास हुआ है, जिस तीव्र गति से विकास हुआ है और जो दुनिया में देश में नाम रोशन किया है हमारी मालिनी गौड़ जी के नेतृत्व में, वो उल्लेखनीय है। और निश्चित रूप से यह शहर विश्व पटल पर और नाम रोशन करेगा, ऐसी आशा करता हूँ। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, जयश्री जी आपका, संतोष जी आपका, नारायण पटेल साहब आपका। राजनीति में असंतोष और बगावत एक सनातन और शाश्वत अंग रहा है। हर चुनाव में आप देखें बगावत तो होती ही है, लेकिन जीतता वही है जो इस बगावत को मैनेज कर लेता है। चुनाव वैसे भी अब विचारधाराओं पे नहीं लड़े जाते, प्रबंधन पर लड़े जाते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर जैसे लोग सामने आ रहे हैं। जिस भी दल ने अपने दल की, अपने अंदर की बगावत को मैनेज कर लिया, संभाल लिया, समेट लिया, वो दल चुनाव जीत जाएगा। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।